प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा कल का टॉपिक था संधारित्र की व्यापक अभिधारणा, जिसमें हमने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा ये चौथा पार्ट चल रहा है परावैद्युत तथा संधारित्र, और उसमें ये दूसरा लेसन है। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे कोई बकेट है, बाल्टी है, उसमें हम पानी भरते हैं तो एक टाइम आएगा पानी पूरा भर जाएगा, और अगर हम और भरते रहें तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस बर्तन में कितना पानी आता है उसे हमने कहा था इसकी धारिता। जितना पानी इसमें आएगा वो उसकी धारिता हो गई। इसी प्रकार हमने किसी प्लेट को आवेश देने की बात कही थी, तो हम इसे एक लिमिट तक आवेश दे सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि हम ऐसा क्या करें जिससे इस प्लेट के आकार में परिवर्तन किए बिना हम इसकी धारिता बढ़ा दें या फिर आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा दें, ये और आवेश ग्रहण कर सके, ऐसा क्या किया जाए। तो हमने ये देखा था कि हम क्या कर रहे थे, उसके सामने एक प्लेट ला रहे थे, एक चालक प्लेट के सामने दूसरी चालक प्लेट, और इसके बाद हम कह रहे थे कि दोनों प्लेटों का आमने सामने रखने से इसका विभव कम हो जा रहा था। जो ये प्लेट थी इसका जो विभव था वो कम हो जा रहा था, और जब विभव कम हो जा रहा था तो ये और आवेश को ग्रहण कर पा रहा था। अब इसे हम कुछ प्रयोगों द्वारा देखते हैं, क्योंकि जब शुरू में संधारित्र बना होगा तो उस टाइम पे भी बहुत सारे प्रयोग किए गए होंगे, और उन सारे प्रयोगों के द्वारा हमें ये पता चला होगा कि संधारित्र की धारिता कैसे कम होती है। तो इसके लिए एक प्रयोग है, उसमें एक हमारे पास आवेशित प्लेट होगी, धातु की प्लेट होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा एक हमारे पास होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, ये एक तरह से आप समझिए कि एक मीटर है। ठीक है, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ सीधे। देखिए, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी आपका ये है। इसके अंदर जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें दो प्लेटें होती हैं, और जैसे ही किसी वस्तु का आवेश बढ़ेगा तो ये प्लेट, विभव बढ़ेगा तो ये प्लेटें फैल जाती हैं, और विभव कम होगा तो ये प्लेटें सिकुड़ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ प्लेटें सिकुड़ गई तो विभव कम हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसे हम समझते हैं। तो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, ए, बी और सी। ए में क्या हो रहा है, हमारे पास एक प्लेट है, धातु की प्लेट, इस तरह दिखा रखा उस पर, जिस पे धनावेश है, इसका कुछ विभव होगा। तो इसके इस प्लेट ये प्लेट हमारे पास, जब हम इसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से संबद्ध करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका विभव ज़्यादा है, तो ये प्लेटें काफ़ी फैल जाती हैं। इसकी जो पत्ती हैं, प्लेट नहीं पत्तियाँ कहेंगे हम इन्हें, ये फैल जाती हैं। अब दूसरी कंडीशन हम क्या करते हैं कि हम यही कह रहे थे कि चालक के सामने दूसरा चालक ले आएँ, तो हम सेम वही प्रोसेस करते हैं। इस ए प्लेट के सामने एक दूसरी प्लेट ले आते हैं, बी, चालक प्लेट ले आते हैं बी, इसके सामने बी हम ले आए, और बी के पास आप देख रहे हैं, बी आप केवल ऐसी प्लेन प्लेट ले आए थे इस तरह, उस पर कोई आवेश नहीं था पहले से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर आवेश आगे हैं, एक तरफ धन एक तरफ ऋण। ये कैसे आया होगा, तो ये आया होगा प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा कैसे, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का आवेश है और इस पर धनावेश है माना, इधर, चलो अच्छा सा बनाता हूँ एक, हमारे पास माना ये कोई प्लेट है और इस पर धनावेश है इस तरह से, और इसके सामने अगर हम दूसरी प्लेट ला दें नज़दीक, इस तरह का आकार होगा उसका, गोल आकार है माना, तो होता यह है प्रेरण द्वारा जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्लेट के, बी प्लेट के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ए के धनावेश के कारण वो इलेक्ट्रॉन इधर को आकर्षित हो जाते हैं, और जब इधर को आकर्षित हो जाएंगे तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए कुछ, तो जो दूसरा पोर्शन है वहाँ उतना धनावेश आ जाता है इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए। हमने यही देखा था कि जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, और जो ऋणावेश है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। तो सेम यही प्रक्रिया इसमें भी होती है। जो बी प्लेट हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें भी यही प्रक्रिया होती है। जब आप केवल प्लेन प्लेट को लाते हैं इसके नज़दीक, किसी ए प्लेट के नज़दीक जिस पे आवेश है पहले से, तो इसके सामने वाले पृष्ठ पे विपरीत आवेश आ जाता है। अगर सामने धन है तो यहाँ ऋण आ जाएगा, और सामने ऋण है तो यहाँ धन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ए पे देख रहे हैं धन है सामने, तो यहाँ
ऋण ऋण आवेश आ जाएगा। और ठीक इसके दूसरी तरफ, क्योंकि इतने ऋण इधर आ गया तो यहाँ इतना धन आ जाता है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है, जब हम दूसरी प्लेट लाते हैं तो प्रेरण द्वारा उस पर आवेश आ जाता है, उसके सामने विपरीत और समान आवेश आ जाते हैं। तो ऐसा करने से हम देखते हैं कि ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो पत्तियाँ सिकुड़ दी, इसका मतलब ये होता है कि इस प्लेट का विभव कम हो गया, क्योंकि इसे हमने ए से संबद्ध करा है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को हमने ए प्लेट से संबद्ध किया है। हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि ए के विभव में कमी आ रही है नहीं आ रही है, किस प्रकार उसके विभव में कमी आ रही है। ठीक है, तो ये था एक केस जिसमें। अब अगला केस हम क्या करते हैं कि जो बी प्लेट है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, पृथ्वी से संबद्ध कर देते हैं। हमने पहले मैं ये देखा था कि पृथ्वी कितना भी आवेश ले सकती है। अगर हम पृथ्वी से किसी प्लेट को संबद्ध कर देंगे तो जो देखिए इस प्लेट पे इधर क्या था, धनावेश, और यहाँ कोई धनावेश नहीं है। क्या हुआ होगा, कहाँ गया होगा वो धनावेश? तो यहाँ पे ये होता है कि पृथ्वी से उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं इस प्लेट पे। ठीक है, और इस प्लेट पे इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो धनावेश गायब हो जाता है और ये न्यूट्रल हो जाता है, ये वाला सरफेस, जबकि ये वाला अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इस ऋणावेश को इस धनावेश ने अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि विभव किस प्रकार कम हो रहे हैं। जो हमारी ए प्लेट है उसका विभव कैसे कम हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बी के जो ये ऋण वाला सरफेस है, ऋण वाला पृष्ठ है, वो पृष्ठ क्या करता है कि ए के विभव को कम करने का प्रयास करते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो ऋण वाला है वो ज़्यादा पास है। आप ये भी कह सकते हैं कि बी के दूसरी तरफ प्लस भी तो है, वो उसका विभव बढ़ा भी सकता है, लेकिन ये थोड़ा दूर है ना, प्लस वाला जो बी पे प्लस वाला है वो थोड़ा दूर है, और वो क्या करते हैं, ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वो बहुत दूर है किसकी तुलना में, माइनस की तुलना में। इसलिए जो माइनस ऋण आवेश है वो ए के विभव को कम कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दूसरी कंडीशन में आप ये प्लेटें और ज़्यादा इसलिए सिकुड़ जाती हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियाँ और ज़्यादा सिकुड़ इसलिए जाती हैं क्योंकि यहाँ का जो धनावेश था, जो पहले इसके विभव को थोड़ा बढ़ा रहा था, वो अब नहीं है, वो धनावेश ग्राउंड में चला गया है। ठीक है, इस कारण से इसका विभव है वो और कम हो जाता है। और जब इसका विभव कम हो गया है तो जो ए प्लेट हमारे पास है पहले इस प्रकार थी, अब हम यहाँ पे जब हमने इसके सामने दूसरी प्लेट ला दी है और इस प्रकार का इसे बना दिया है, तो इसमें और आवेश संचित कर सकते हैं, यानी कि इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है ए प्लेट की। और जब ए प्लेट की आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि इसकी धारिता बढ़ गई है। और इस पूरे संयोजन को, जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के सामने रखी जाती हैं, संधारित्र कहा जाता है। तो संधारित्र हमारे पास चालकों का ऐसा युग्म है जो एक दूसरे से विद्युत रोधी माध्यम द्वारा पृथक हो या फिर उनके बीच कुछ ना हो, जिन पर बराबर और विपरीत आवेश हो। मतलब विद्युत रोधी माध्यम का मतलब ये है कि अगर हमने संधारित्र ऐसे दिखाया है इस तरह से, तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच हम कुछ भर भी सकते हैं, प्लास्टिक परावैद्युत पदार्थ, उससे हम आगे डिस्कस करेंगे कि परावैद्युत पदार्थ किस प्रकार क्या होता है उसमें। ठीक है, तो अभी हम केवल ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, हमने इनको एक दूसरे के सामने रखा और जिसके कारण से जो पूरा संयोजन हमारे पास बना वो संधारित्र कहलाया। और ऐसा करने से जो हमारे पास संयोजन है इसकी धारिता बढ़ गई, ये कुछ आवेश ग्रहण कर सकता है। तो अब समझते हैं इसकी धारिता के लिए सूत्र क्या आएगा। तो धारिता के लिए सूत्र हम यही देखते हैं कि हमारे पास जैसे ए के है, दो हमारे पास दिखा रखे हैं, एक पे माइनस क्यू आवेश है, एक पे प्लस क्यू आवेश है, दोनों पे बराबर होगा आवेश। तो जब हम संधारित्र दिखाएंगे तो इस प्रकार दिखाएंगे, और अगर हम यहाँ धन धन दिखा रहे हैं तो यहाँ ऋण ऋण दिखाना पड़ेगा, उतना ही आवेश हमें दूसरी प्लेट पे, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, इधर धन और इधर ऋण। इस प्रकार संधारित्र को दिखाया जाता है। ठीक है, और दोनों पे आप देख रहे हैं प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश इस पे है। तो इस प्रकार हम इसकी धारिता जब कैलकुलेट करेंगे, इसका विभव कितना है VA और इसका विभव कितना है VB। तो VA पहले ज़्यादा था और VB को हम निकट लाए, VB के कारण इसका विभव कम हुआ, तो VA माइनस VB हम कर देंगे और इसे हमने डिनोट कर दिया VAB से। ठीक है, तो जो संधारित्र की धारिता है, जो सूत्र हमने पहले देखा है, वो Q/VAB हो जाएगा। तो इतनी इसकी धारिता आ जाएगी। अब है संधारित्र का सिंबल। तो संधारित्र का सिंबल ये है, प्रतीक। ठीक है, तो दो जो आपको खड़ी लाइनें दिख रही हैं ये प्लेट हैं, और जो ये साइड की लाइन है ये वायरिंग है, ये वायरिंग जोड़ने के लिए है। तो ऐसा जो प्रतीक होगा उसका मतलब हुआ उसकी जो धारिता है वो फिक्स है,
और ऐसा जो नीचे वाला प्रतीक है जिस पे बीच से क्रॉस बना रखा है, उसका मतलब ये है कि उसकी धारिता परिवर्ती है, बदल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास संधारित्र है। अब आते हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे इसकी धारिता पे असर पड़ता है। तो पहला है हमारे पास प्लेटों का क्षेत्रफल। जो संधारित्र की प्लेटें होती हैं दोनों, जिसे हमने ऐसे दिखा रखा है, तो उनका क्षेत्रफल किस प्रकार। तो आप ये प्रयोग हम समझ चुके हैं, स्वर्णपत्रदर्शी वाला जो है हमारे पास, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी वाला, जिसमें अगर विभव बढ़ेगा तो प्लेट जो पत्तियां हैं वो फैलती हैं, और विभव कम होगा तो ये सिकुड़ती हैं। तो यही आप समझ सकते हैं इसमें कि इसमें यही होता है कि जब हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो ये पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, यानी विभव कम हो जाते हैं, ज़्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा। और जब क्षेत्रफल कम करते हैं तो ये पत्तियाँ फैल जाती हैं, तो यानी विभव बढ़ जाते हैं। विभव बढ़ेगा तो ये जो आपके पास संधारित्र है वो ज़्यादा आवेश ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसका विभव कम कराना है, इन प्लेटों का विभव कम कराना है। प्लेटों का विभव कम करेंगे तो ये सिकुड़ जाएंगी। तो जब हम देखते हैं इसमें, जब हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो ये पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से इसका विभव कम हो जाता है, और विभव कम होगा तो ये ज़्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा, और जो भी वस्तु ज़्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगी हम ये कहेंगे कि उसकी धारिता ज़्यादा है। तो सीधे सीधे हम कहेंगे कि जो संधारित्र की धारिता C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A, यानी एरिया ऑफ प्लेट्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरिया बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर है प्लेटों के बीच दूरी। तो प्लेटों के बीच दूरी, तो ये तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि जिन प्लेटों को ज़्यादा दूर रखेंगे तो प्रेरण उतना कम होगा, प्रेरण उतना कम होगा तो विभव भी उतना कम असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर दूरी बढ़ेगी तो धारिता घट जाती है, और दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ जाएगी। प्लेट जितनी पास पास होंगी प्रेरण उतना अच्छा होगा और विभव उतना कम होगा, और विभव जितना कम होगा तो आवेश उतना ज़्यादा वो ग्रहण कर पाएगी। तो इसमें हमारे पास सीधे सीधे ये है कि अगर प्लेटों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो धारिता कम हो जाएगी। C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इसी प्रकार है, तीसरा आता है प्लेटों के बीच के माध्यम। तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से प्लेटों के बीच माध्यम रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इसे माध्यम का परावैद्युतांक की है हमारे पास। माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसे की से मेजर करते हैं, और परावैद्युतांक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में कि क्या है। ठीक है, तो कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट हो गए। क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हमारे पास कोई माध्यम है उसका परावैद्युतांक ज़्यादा है तो उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। यानी अगर हमारे पास 2 प्लेटें हैं और हमने मतलब पहले एक प्लेट थी उसकी धारिता कुछ कम थी, और हमने क्या करा, उसके सामने दूसरी प्लेट ले आए, उसकी धारिता और बढ़ा दी। अगर हम इनकी धारिता और बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा, आप तो ये क्षेत्रफल बढ़ा के हो सकता है। अगर हम क्षेत्रफल नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इनके बीच कुछ पदार्थ रख देते हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ दोनों प्लेटों के बीच में। ऐसा करने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। तो ये आपके पास संधारित्र का कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। अब आपके पास आते हैं 2 और हैं आपके पास संधारित्रों का संयोजन। आज की इस वीडियो में 2 चीज़ें और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करता हूँ मैं छोटा हो, क्योंकि ये बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। संधारित्र का संयोजन है तो पहला है श्रेणीक्रम संयोजन। तो श्रेणीक्रम क्या है आपके पास, श्रेणीक्रम का मतलब है कि एक के पीछे दूसरा जोड़ना है आपने, सीधे बैक टू बैक श्रेणी में, सीरीज में। इस प्रकार जैसे हम प्रतिरोध, आपने 10वीं में पढ़ेंगे, प्रतिरोध को जोड़ते थे श्रेणी में, एंड टू एंड कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार 3 संधारित्र हैं, एक ही है, एक ही है, एक ही है, 3 संधारित्र हैं। और जब इनको हमने श्रेणीक्रम में जोड़ा है तो जो आवेश यहाँ जाएगा वही आवेश यहाँ आएगा, मतलब आवेश एक ही होगा। आवेश तब बढ़ता है ना जब 2 ब्रांचेज होती हैं, तो यहाँ पे 2 ब्रांच छोड़ना, यहाँ तो एक ही लाइन है सीधे, तो सब पे आवेश क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पे अलग अलग बिंदु हैं A B C D, है ना, तो प्रत्येक बिंदु के बीच विभव गिरता है, विभव में अंतर आता है। तो यहाँ पे जो विभव होगा वो अलग होगा। V1 यहाँ विभव होगा इन प्लेटों के बीच का, V2 इन प्लेटों के बीच का विभव होगा, और V3 इन प्लेटों के बीच का विभव होगा। तो हम यहाँ पे
और ये देख सकते हैं कि जो धारिता है वो अलग अलग है, C1 C2 और C3, तीनों प्लेटों की धारिता क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, हम तीनों विभव नाप देंगे, V1 का मान निकाल देंगे Q/C1, इस प्रकार V2 Q/C2 और इस प्रकार V3 Q/C3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये अब देखो हमारे पास दो बिंदु हैं A और D जो एंड पे हैं, तो इनके बीच तो अलग अलग था पहले, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था। अब जो दो बिंदु हैं इनके बीच, A और D के बीच, इनके बीच टोटल विभवांतर कितना आएगा, तो टोटल विभवांतर होगा वो होगा V। ठीक है, और इस V का मान होगा तीनों के जोड़ के बराबर, V1 + V2 + V3। तो हम ऐसा करते हैं कि जो तीनों आपके पास संधारित्र हैं, इन तीनों को मिला के एक बनता होगा, है ना। तो माना उस संधारित्र की धारिता C है, तो वो कितना आएगा उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो विभव था वो तीनों के जोड़ के बराबर आया, V बराबर V1 + V2 + V3। तो तीनों का मान हम रख देंगे, और आप देख सकते हैं तीनों से Q सब में क्या है, अंश में है, एक ही चीज़ है, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, Q क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1/C1 1/C2 1/C3, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये माना कि जो तीन संधारित्र हैं इन तीनों से मिलके एक बना है, एक संधारित्र जो नीचे दिखा रखा चित्र में हमने, तो इसकी धारिता क्या होगी, तो इसकी धारिता हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, इसकी धारिता को हम लिख देंगे, इसकी धारिता माना C है और उसे रख देंगे V = Q/C जो आपका सूत्र है। ठीक है, तो V = Q/C रख देंगे, और जो V का मान है यहाँ पे इसकी जगह क्या रखना है, Q/C। तो जब इसमें ये मान रखेंगे तो आप देख सकते हैं Q से Q कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो जो आपके पास ये सूत्र बन के आता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यही आपके पास श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के लिए धारिता का सूत्र है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई संयोजन है उसमें 3 या 4 संधारित्र जुड़े हैं, और तीनों कैसे हैं, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस प्रकार से ऐसे जुड़े हैं, और एक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, एक की 4 माइक्रोफैरड है, और एक की है 6 माइक्रोफैरड। तो अगर हमें तुल्य इन तीनों से मिलके एक संधारित्र बन रहा है उसकी धारिता पता करनी है, तो उसे हम कैसे, सीधे 1/C बराबर 1/C1 यानी 2, 1/C2 यानी 4 और 1/C यानी 6, इनको जोड़ देंगे हम, तो यह आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, तो चूँकि 12 4 3 12 6 2 12। ठीक है, तो यह आ जाएगा 11/12। तो 1/C का मान कितना है, 11/12, और C का मान आ जाएगा 12/11। ठीक है, तो C का मान आपका आ गया 12/11, यानी जो हमने तीन जोड़े थे, तीन संधारित्र जोड़े थे, और जिनकी कितनी थी, 2 4 और 6 इस प्रकार थी। तो आप देख सकते हैं उनकी जो धारिता है अब वो 12/11 आई, यानी ये 1 के बराबर है ना। तो तीन जो हमारा श्रेणीक्रम संयोजन है उसमें जो तुल्य धारिता आती है वो घट जाती है। तो अगर हमारे पास सपोज 2 संधारित्र हैं, दोनों की धारिता 2 है, ठीक है, और हमें केवल एक ऐसा संधारित्र चाहिए जिसकी धारिता 1 आए, 1 माइक्रोफैरड आए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 संधारित्र हैं 2 माइक्रोफैरड की धारिता वाले, लेकिन हमें कहीं पे ऐसा कहीं पे कोई सर्किट बनाना है और वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है 1 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे, और श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे तो दोनों की धारिता क्या होगी, 1/2 धन 1/2 यानी 1, तो दोनों की धारिता क्या आ जाएगी 1। तो यानी कि 2 संधारित्र जिन्हें आपने श्रेणीक्रम में जोड़ा वो 1 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की भांति व्यवहार करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है श्रेणीक्रम का। इसी प्रकार आपका आता है समांतर क्रम, और समांतर क्रम में हमें पता है समांतर में क्या होता है, ब्रांचेज होती हैं अलग अलग, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, और इनमें क्या होगा, जो आवेश Q था वो डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2 और Q3 में, और धारिता तो अलग होगी तीनों की, C1 C2 C3, लेकिन यहाँ पे सेम क्या होगा, विभव, 2 बिंदु हैं A और B, और 2 बिंदुओं के बीच का विभव हमेशा एक ही रहेगा, विभवांतर, विभव में अंतर वो एक जैसा रहेगा।
तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ आपने क्या करा था, V1 V2 V3 कैलकुलेट किए थे, है ना, V1 V2 V3 कैलकुलेट किया था। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट करते हैं। तो आप निकालेंगे इसमें Q1 जो C1 V हो जाएगा, Q2 C2 V सेम है, और Q3 क्या हो जाएगा, C3 V। और आप ये भी देख सकते हैं जो Q है वो 3 पार्ट में बांटा, Q1 Q2 Q3, यानी जो Q1 Q2 Q3 का जोड़ होगा वो Q के बराबर होगा। तो इससे आप सीधे मिल सकता है आपको Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और आपने यही करना है, जो इनके मान हैं रख देंगे। और यहाँ से आप देख रहे हैं V क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इससे V कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आप V कॉमन ले लेंगे, और आगे आप क्या करेंगे, सेम वही मानना है कि माना जो संयोजन में आपके 3 जुड़े हैं, इन तीनों से एक ही बनता है जो संधारित्र, ठीक है। तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, C, उस पर अब Q हो जाएगा, और उसके बिंदु का बीच विभव V हो जाएगा। तो उसकी धारिता कितनी आएगी, उसकी धारिता या उस पर अब Q इक्वल टू C इंटू V आएगा। तो Q का मान आपने क्या रखा, बाएं पक्ष में C इंटू V, और दाएँ पक्ष में क्या थे आपके, दाएँ पक्ष में आपके थे C1 प्लस C2 प्लस C3, और इंटू में था V। तो V से V कट जाएगा, और आपको बच जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो समांतर क्रम में जुड़े हैं उनकी धारिता इस प्रकार निकलती है, ठीक है। इसे आप जो आगे के सवाल होंगे उनसे हम समझ लेंगे, अभी आप संयोजन निकालना सीख लो। और जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम समांतर पट संधारित्र, जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। समांतर मतलब जिसकी प्लेटें समांतर होती हैं, अलग अलग प्रकार के संधारित्र आपके पास होते हैं। तो इसे हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।